नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित या वीडियो सीरीज में। और जैसा कि आप इस वीडियो सीरीज के तहत आपको नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, फैक्ट्स एंड फिगर्स और अर्जेंट इश्यूज पे सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। और इस वीडियो सीरीज में अलग अलग एपिसोड्स हैं, अलग अलग एजेंडा पे। लेकिन इनकी बात करने से पहले मैं आपका सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इन वीडियो सीरीज को लाइक कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं। और मेरा एजेंडा यही है कि आप तक बेस्ट से बेस्ट चीज पहुंचाई जाए, और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो आपकी फीडबैक से ही हो सकता है। सो थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और आप में से जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लें, क्योंकि आपको ये वीडियो सीरीज डायरेक्ट या ये एपिसोड डायरेक्ट मिलते जाएंगे। आज का जो एजेंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज मोर अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स। हमारी कंट्री को एजुकेशन रिफॉर्म्स चाहिए। 2020 में वो नहीं चल सकता जो 2000 में चलता था, या 1980 में चलता था, या 1990 में चलता था। वो सेम एजुकेशन सिस्टम नहीं चल सकता। और आप मुझे बताइए, कोई भी इंडिविजुअल अपनी जिंदगी के 18 से 20 साल मोटा मोटा, जब वो नर्सरी में जाता है, 5th 6th 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई पीएचडी कर लेता है, डिफरेंट कोर्सेज कर लेता है, इतना समय वो अपने एजुकेशन में बिता रहा है। लेकिन क्या उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? क्या उसमें इनोवेशन की जरूरत नहीं है? आप ये देखिए, 10th तक सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और उसी 10th के अलग अलग एग्जाम पैटर्न्स, मतलब एग्जाम्स के हिसाब से एक रिजल्ट आता है। उसके हिसाब से बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे करियर क्या लेना है। जिनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं वो साइंस मैथ्स ले लेते हैं, फिर कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ बायो ले लेते हैं, कुछ मार्क्स जिनके कम है वो आर्ट्स, और उसके बाद किसी का स्पोर्ट्स। ये किस तरीके का सिस्टम है? मतलब, और आप मुझे बताइए, इन सब एजुकेशन सिस्टम की थीम क्या है? आज आपकी रटने की विद्या अगर अच्छी है, कुल मिला के मैंने आज आपने मुझे 10 चैप्टर दिए, मैंने रटा, और कल सुबह जाके 10 चैप्टर के बारे में मैं अच्छा लिख पाया, मतलब मैं बेस्ट हूं। उस बच्चे का क्या कि जिसे रटने में अच्छा नहीं है, जिसका दिमाग, आप जिसको जो चीज देते हैं उससे वो कुछ अपने चीजें बना लेता है, उसके बारे में क्यों बात नहीं होती है? और क्यों हम उसको सिर्फ मार्क्स से जज करते हैं? क्यों नहीं हम अपने एग्जाम पैटर्न्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लाएं? डिफरेंट तरह के टेस्ट होने चाहिए। डेफिनेटली आपको रटने की विद्या चेक करनी करिए, लेकिन उसका एक सर्टेन मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव स्किल्स पे मार्क्स होने चाहिए कि आप क्या देते हैं, उससे वो क्या क्रिएट करता है। उसके बाद डिफरेंट चीजों पे बात होनी चाहिए, तभी तो हम एक डायनामिक इंडिविजुअल बनेंगे। और अगर ये सब चीजें इतनी ही अच्छी होती तो आप मुझे बताइए, इतने यूथ, हर साल 15 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस होते हैं, कितने सीए प्रोड्यूस होते हैं, डॉक्टर्स होते होंगे, लॉयर्स, इतने सारे फील्ड्स हैं। सब फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये अंदर प्रोडक्टिविटी की जब बात आती है, इनोवेशन में हम 57-58 नंबर पे। कौन सी कंट्री नंबर 1 पे इनोवेशन में? आपको पता है, स्विट्जरलैंड। पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनका फोकस है उस चीज पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, और भी बहुत से वर्ल्ड में, जैसे मैंने इजराइल के बारे में बात करी थी। क्योंकि अगर इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं होगी तो न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू कंपनीज कैसे निकल के आएंगी? आप मुझे बात बताइए, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब इलेक्ट्रिसिटी निकाली तो उन्होंने अपने इनोवेटिव दिमाग लगाया ना। यहां पे जो है वही इंपॉर्टेंट है ना, जो आप क्या थॉट प्रोसेस लाते हैं, वो कहां से आया? वो इनोवेटिव थिंकिंग। जिसने टेलीफोन निकाला, ग्राम बेल, या राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन निकाला, क्या इनके पास सब कुछ बना हुआ था? इनको सपोर्ट सिस्टम दिया गया होगा, इनसे मतलब इनको उस तरीके की एबिलिटी को सपोर्ट किया गया होगा कि हाँ ये इनोवेटिव लोग हैं, इन पे फोकस किया जाए। और जिसने ईमेल निकाला, एसएमएस निकाला, स्मार्टफोन्स आए, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आई, स्पेस पे आदमी जा रहा है, और भी डिफरेंट, आज कोई सोलर एनर्जी पे बात हो रही है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स, मैं जिसके बारे में बात करता हूं। जिसने सबसे पहले हार्ट सर्जरी की होगी, कहां से आया वो इनोवेशन? लेकिन हम क्या है, हमें ये, हमारी एजुकेशन पढ़ाना सिस्टम क्या कहता है, हमें ये दे दिया गया, हमें बस ये कॉपी करना है। और इसका रीजन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर इसमें बहुत अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि ये जो सोशल प्रेशर है, अरे इसके 95 आ गए, तो वो जो 5th 6th 7th में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम प्रेशर डालता है, अरे भैया रटो रटो रटो, याद क्यों नहीं हो रहा? 90% 80% उसके आ रहे हैं, आपके 60-50। मतलब बच्चे के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं हम कि जो बच्चा इस रटने वाले सिस्टम का पार्ट नहीं हो पाता, वो समझता नहीं यार आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, और वो फिर कोई से भी सब्जेक्ट पता नहीं क्या ले लेता है, या और जो कैसे भी करके कम मार्क्स ला रहे हैं, कैसे भी करके इस सिस्टम में चले जाते हैं, यही आगे के स्ट्रीम्स ले लेते हैं, साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह, डॉक्टरी कर लेते हैं। और बाद में आप मुझे बताइए, अगर आज आप इंडिया में सर्वे करा लें 1000 लोगों का जो जॉब कर रहे हैं, उसमें से 400 लोग ये सर्वे में निकल के आएगा कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स। व्हाई? बिकॉज द स्किल
which they have is not utilized in that job in the way they want. इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन की गलती नहीं है, उन्हें तो प्रोडक्टिविटी से चाहिए, लेकिन सोनली पर्पस यह है कि वो एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे को बहुत जल्दी ये बता दे, इस तरीके के साइकोमेट्रिक टेस्ट, इस तरीके के डिफरेंट टेस्ट टूल्स, कि आपकी स्किल ये है और आप इसे यूज करें। आपको पता है ना कि जो कंट्रीज ओलंपिक में बहुत ऊपर मेडल लेके आती हैं, वो जब बच्चा 7 और 8 साल का रहता है, 9 साल का, उसको पता कर लेती है यार इसका जो है ये इस तरीके का बच्चा है, स्पोर्ट्स में है या स्विमिंग में है, जिसमें, और उसको 10 साल उसी में प्रैक्टिस कराती है, गोल्ड मेडल, सिल्वर, व्हाटएवर इट इज। आपको 34, 32, 28 में पता पड़ेगा कि आपका पैशन ये है, आप इसमें अच्छे हैं। फिर आप जब तक आप सारी एजुकेशन सिस्टम करके जॉब में स्ट्रगल करके एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आपको लगता है नहीं ये करना चाहिए। अब आपको पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, सोशल प्रेशर है, ये सब कुछ है, फेलियर से वैसे ही हमारे इंडिया में बहुत डर लगता है। सो ये स्किल सब में नहीं हो सकती। अगर वर्ल्ड में सारे बच्चों में सेम स्किल हो जाएगी तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तब तो मतलब हर आदमी एक ही काम नहीं कर सकता ना। मुझे बड़ा दुख होता है जब कुदरत ने सब बच्चों के अंदर कोई ना कोई स्किल दी है, कितनी बार बच्चों को पता नहीं चल पाता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो बच्चे, और सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे आपके हाई परसेंटेज आए तो सिस्टम में ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसी जॉब्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं, आप एक सिस्टम का पार्ट ज्यादा निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो जिंदगी भर अपने सिस्टम से लड़ते रहते हैं, समझते रहते हैं कि मैं असली में हूं क्या, मैं क्या करना चाहता हूं। द क्वेश्चन व्हिच कम्स इन एवरीबॉडीज माइंड, हु एम आई एंड व्हाट आई वांट टू डू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल पर्पस राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल पर्पस। एजुकेशन इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ दैट पर्पस। So we definitely has to change this education system। और दूसरी बात जो मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा आज का, आप मुझे एक बात बताइए, हिंदी इज आवर लैंग्वेज राइट। मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश मत बोलिए, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, या इंग्लिश अगर हमारी अच्छी है, कम्युनिकेशन अगर बेहतर है, वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, ग्लोबल लैंग्वेज है, ऑल फैक्ट्स आर एक्सेप्टेड। मैंने भी सब ये सारी रिसर्च कर ली। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और अगर आप आज भी आप हमारे यहाँ जानते हैं कितने बच्चे, रूरल पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, बहुत बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ के आते हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, मेजरली हिंदी में फोकस किया जाता है। लेकिन बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने सिस्टम से रहकर मतलब उसको वो स्किल अच्छी आती है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, बिजनेसमैन अच्छा हो सकता है, वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब उससे इंटरव्यू लिया जाता है, बात की जाती है, या उसका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, या उसको एक मैट्रिक्स पर डाला जाता है, तो इंग्लिश को से क्यों जज किया जाता है कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज राइट। जितनी भी कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, जिनकी मेन लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज है, वो बचपन से बोलते आ रहे हैं। और बचपन से अगर वो बोलते आ रहे हैं तो वहां पे कोई भी बोल सकता है, चाहे वो एक्स लेवल पे काम करे, चाहे वो हाई लेवल पे काम करे, किसी भी लेवल पे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। व्हाई वी आर सो मच पैशनेट अबाउट दिस लैंग्वेज? आप मुझे बताइए, कोई रीजन है इस चीज का? इंग्लिश से हम जज करते हैं। इंटेलिजेंस आजकल तो बहुत जबरदस्त है, कोई इंग्लिश बोल देता है, अरे यार दिस गाय लुक्स इंटेलेक्चुअल। अरे कैसे? अगर इंटरव्यू में अगर किसी का हिंदी अच्छी है, बता रहा है, और देखिए हर किसी का काम नहीं होता कि ग्लोबल लेवल पे कम्युनिकेशन करना है। इंटरनल लेवल पे उसकी एक्सपर्टाइज इंपॉर्टेंट है ना, उसकी स्किल सेट है, व्हाट ही इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, व्हाट वैल्यू ही इज डूइंग। अगर एक साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, क्या आप इस पे जज करेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलता है, कि उसकी साइंटिफिक नॉलेज पे जज करेंगे? कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, जबरदस्त खिलाड़ी है, मतलब गोल्ड मेडल, सिल्वर, गोल्ड लेके आया है, जब उसका इंटरव्यू होता है उसको उस बात पे जज करेंगे कि इंग्लिश कैसे बोलता है? क्यों? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जब फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है प्राइमरी, जर्मनी में जर्मनी बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, बहुत सी कंट्रीज हैं जो अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को हमेशा जिंदा रखते हैं, एंड दे आर प्राउड ऑफ दिस। बट व्हाई नॉट वी आर? हु इज स्टॉपिंग अस? एंड वेयर जो ब्रिटिश थे वो हम पे राज करके गए, वो हमें ये सिखा गए भैया इंग्लिश इज द लैंग्वेज। ठीक है, उनका गिफ्ट है, हमने ले लिया, हम यूज कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने पर्पस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, दैट इज गुड। बट व्हाट अबाउट आवर लैंग्वेज? व्हाट अबाउट संस्कृत? आपको तो पता ही होगा संस्कृत के बारे में कि कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है। सो मेरे कहने का मतलब ये है, ये सब एजुकेशन सिस्टम से आता है बॉस। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल को इतनी डोज रोज भरा जाता है, इंजेक्शन, और मेजरली वो जो लोग हैं जिनके 50 से 70 या 75% आते हैं, उनके तो हर तरफ से डोज है बॉस। घर जाओगे तो डोज, किसी रिलेटिव के जाओगे तो डोज, स्कूल जाओगे तो डोज। भैया परसेंटेज बढ़ाओ, परसेंटेज बढ़ाओ, भले बढ़ाओ, इनोवेशन बढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं। अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, इससे कोई परसेंटेज बढ़ाओ, वो बच्चा रट लेता है।
पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री आज जिंदगी में 70% बच्चों के काम नहीं आ रही है। और उन्होंने जितना टाइम अपने बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी में रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्या काम आ रही है आप मुझे बताइए? वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। आज मैं आप वो चीज पढ़ते हैं जो काम ही ना आए, पढ़ते जाए और उस पर एग्जाम भी हो, उस पर जज भी हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? इनोवेशन की जरूरत है एजुकेशन के अंदर, और ये सबको करना पड़ेगा, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, फैमिली को, पेरेंट्स को, सपोर्टिंग सिस्टम जितना है, तब जाकर हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो वर्ल्ड लेवल पर इतने इनोवेशन प्रोड्यूस कर सकती है, इतनी बढ़िया कंपनीज। आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में इजराइल के बारे में बताया था, और भी बहुत सी कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, आप इनके बारे में पढ़िएगा। ये इसलिए प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे ये इन सब स्किल्स पे फोकस किया जाता है, एनालिटिकल स्किल्स, और अलग अलग साइकोमेट्रिक टेक्स्ट आते हैं, अलग अलग चीजें फोकस की जाती हैं। सो मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे इंडियन सीईओज हैं, अलग अलग ग्लोबल कंपनीज। आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी बाहर की कंपनीज में सीईओज हैं, चाहे सुंदर पिचाई गूगल में है, चाहे सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, और तमाम तरह के लोग, ये पहले इंडिया में पढ़ के गए, फिर उन्होंने वहां एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हुआ, वहां के एजुकेशन सिस्टम ने उनको वो फील्ड में एक्सपर्टाइज दी, तब जाके उन कंपनीज ने उनको हायर किया। यहाँ की एजुकेशन से डायरेक्टली हायर नहीं हुआ ना, इसका मतलब यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं वो पैटर्न नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि हमें गर्व होता है, अच्छी बात है, आई एम आल्सो प्राउड ऑफ दैट, लेकिन फायदा जब हो जब इस एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड में मतलब वन ऑफ बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे मतलब यूथ और किड्स बहुत हैं, उनका करियर, हम उनके करियर के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है इसमें। अगर एक बच्चे को 10वीं और 12वीं में 10 साल का है या 12 साल का, तब पता पड़ जाएगा कि ये इसमें अच्छा हूं मैं 15 साल में, और वो उसी को कंटिन्यू करेगा, उसकी लाइफ ज्यादा बेहतर होगी कि जब उसको 25 या 30 साल का हो जाएगा तब पता पड़ेगा, क्योंकि तब सोशल प्रेशर और बहुत सारी चीजें आगे निकल चुकी होती। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एवरी चाइल्ड लाइफ इज वेरी मच वैल्यूएबल। और तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत, मैं हमेशा मानता हूँ कि हिस्ट्री तो आपको पता ही है, आजकल तो आपको लास्ट 3-4 साल से राइट हिस्ट्री, मैंने तो समझा वो हिस्ट्री हमारे पढ़ते थे, इंटरवल के बाद पीरियड आता था हिस्ट्री का, उसमें वो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, मुगल ये वगैरह जो भी है, राइट हिस्ट्री तो पता पड़ रही है। तो सारी चीजें बनाई भी जो है वो पढ़ाई जा रही है, तो रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। वी नीड टू रीथिंक आवर एजुकेशन सिस्टम एट एवरी लेवल। और अब तो मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी है, तो हमें डेफिनेटली पता करना चाहिए कौन सी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, क्यों इनोवेशंस बाहर ज्यादा होते हैं, क्यों हमारी कंट्रीज में कम होते हैं, क्यों हमारे यहाँ पे R&D या एनालिटिकल और ये जितनी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, और ये फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना है। फेलियर तो इतना बड़ा स्टिग्मा है, अगर कोई फेल हो गया तो समझ लो उसने जिंदगी का पाप कर दिया। मतलब सारे सक्सेसफुल चाहिए, मतलब एक फैक्ट्री लगा लो, उसमें इधर से डालो एक एक्स मटेरियल और वाई मटेरियल सक्सेसफुल निकालो, फेलियर निकालना ही नहीं किसी को। अरे क्यों? फेलियर हो गए, अगर ट्राई किया फेल हो गए। वर्ल्ड को इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं, क्रिएटिविटी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस कंट्री। आप भी हैं, तो दिस कंट्री हैज अ ह्यूज पोटेंशियल एंड एजुकेशन नीड्स टू चेंज, एंड फॉर दैट everybody has to come together. So that is all from my side. I think thank you, and this is Rohit Kia from